बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदेद। तमाम देखने वालों को पाकिस्तान के अदालती हों या फिर अवामी हल्के, एक और ख़त की गूंज है। तो क्या मामला हम ये समझ लें कि अब खतूत से आगे बढ़ेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जा पहुंचेगा। जाने और आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं उनके खतूत के अंदर तल्ख जुमलों की भरमार है। पूरी हकीकत क्या है ये आप लोगों के सामने हम मुकम्मल तौर पर रखेंगे, मगर इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, फैसला किसके हुक्म की तामील करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या फिर पार्लियामेंट, क्योंकि एक और नया तनाज़ा इस वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। इसके ऊपर बात होगी, सियासत की भी बात होगी, सियासत की बारीकियां। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान एक और मुलाकात हुई है। हुकूमत के लिए क्या इस मुलाकात के अंदर कोई खतरे की बात है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि 11% का जो भारी शरह सूद है उस पर कर्ज तो ले लिया गवर्नमेंट ने, मगर अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि नॉन फाइलर्स हो जाएं तैयार, क्योंकि अब कोई नहीं बचेगा। क्या पॉलिसी अपनाई जा रही है ये भी आप लोगों के सामने हम रखेंगे। आमिर साहब, बात तो मैं पाकिस्तान के जो हालिया चीफ जस्टिस हैं और मुमकिन तौर पे जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं उनकी बात करने जा रही हूँ, मगर ऐसा लगता है कोई 8th क्लास 9th या 10th के बच्चे हैं जो आपस में लड़ पड़े हैं। ये कोई सीनियर लोगों की लड़ाई नहीं है, ये बच्चों की लड़ाई है। ये बिल्कुल सही फरमाया आपने। वो जो क्या फेमस जुमला हो गया था कि गल बद गई है मुख्तारिया, तो यहाँ गल बहुत ही ज़्यादा बद गई है। और ये आपके बकवाल स्कूल के बच्चे नहीं हैं, ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और बाकी जिनको इन्वॉल्व किया हुआ है 3 के करीब, उन्होंने चीफ जस्टिस मुस्तकबिल में बनना है। ये बातें जो आज के ख़त में की गई हैं, ये बाय द वे हमने पीर के रोज़ ये इस बात का बता दिया था कि ये ख़त आ रहा है। ये आपका तज्जिया था, ये तज्जिया भी था, कुछ जानते हुए उनकी तबीयत को, और कुछ खबर भी थी, तो हमने ये बता दिया था पीर वाले दिन कि जनाब ये ख़त आ रहा है। अब ये ख़त जो है आप या मैं, कोई आम आदमी लिख देता तो उस पर डेफेमेशन लग जानी थी। अब पता नहीं जज आपस में जब इस तरह की बातें करेंगे तो फिर उसका क्या नतीजा होगा। तो ये बात आगे जाएगी, ये ख़त्म नहीं हो रही। ये मैं इंतज़ार करूँगा कि उसकी भी मुझे कभी कभी इम्कान है कि जस्टिस मुनीब अख्तर भी जवाब देंगे। और शायद जस्टिस मंसूर अली शाह भी इसका जवाब उनको भी देना पड़ेगा, क्योंकि जो इल्ज़ामात हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत ज़्यादा सख्त जुमले हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का मैं जो ख़त था, मैं वो बड़े एक कानून के दायरे में, तहज़ीब के दायरे में, जिस तरह की उनकी एक शख्सियत है उसके मुताबिक था। उन्होंने बड़ा आर्गूमेंट अपना बिल्ड किया था, दलाइल दिए हुए थे। ये तो सीधा सीधा चाकू छुरियाँ चली हुई हैं। तो ख़ास तौर पे मतलब जस्टिस मुनीब के मतलब, तो वो जो कमेटी में ना शामिल हुए, उन्होंने 11 वजूहात इसके अंदर बयान किए हैं कि जी जस्टिस मुनीब का सीनियर जजों से रवैया इंतहाई सख्त था। और फिर जो है उन्होंने ये कहा कि जी जस्टिस ने छुट्टियों के हवाले से कि दरख्वास्त गुजारों की कानूनी हक़ के ख़िलाफ़ अर्जेंट आइनी मुकदमे सुनने से इनकार किया, और 14 रोज़ के अंदर उनकी जी हालांकि 14 रोज़ पे ज़रूरी है। तो ये हमें भी बड़ी चीफ जस्टिस साहब से भी, मौजूदा से भी बड़ी शिकायत रही है कि अपनी मर्ज़ी के केस कई दफ़ा इनके भी बड़ी फुर्तियों में लगते रहे, और जो नहीं सुन रहे थे। अरशद शरीफ का केस जो है वो साल से भी ज़्यादा हो गया है, अभी भी वो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो पाती। कई केसेस हैं इस तरह के, इलेक्शन की धांधली का केस है, वो भी लेट हो जाते हैं। तो वो पता नहीं, हर एक की जो है ना कि अहम केसेस की अपनी ही डेफिनीशन है। दूसरा फिर उन्होंने जो एक ये कहा कि चार्ज उनका बहुत ज़्यादा, कि ख़ास तौर पे एडॉक जजेस के हवाले से कि उन्होंने जनाब उनका एहतराम ना, एडॉक जजेस, सीनियर जजेस का एहतराम नहीं किया एडॉक जजेस का। अब ये हमने भी क्वेश्चन रेज़ किया था कि जब आप एडॉक किसी सीनियर जज को एडॉक लगाते हैं तो वो जूनियर 3 बनता है, उसको आखिर में अनाउंसमेंट करती है, आखिरी कुर्सी मिलती है। तो ये इनकी शान नहीं है कि सीनियर मोस्ट जज हो के आप जूनियर मोस्ट बने, तो उन्होंने जूनियर मोस्ट बनना पसंद किया। दूसरा, हमें ये हुकूमत ने जब ये
किया जा रहा था, तो यही दलाइल दिए थे कि इनको जो पेंडेंसी के जो छोटे मोटे केसेस के लिए रखा हुआ है, अहम केसेस के लिए समझ भी आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बड़े केसेस जो हैं एडॉक, उसको बहरहाल वो किसी ना किसी ने उनको ओबलाइज किया होता है, उन पर एहसान किया होता है कि उनको ये दे के, तो उनके ऊपर ये वो उनकी बराबरी नहीं की जा सकती एक रेगुलर जज के साथ जिसकी एक बेनिफिशियरी हो इस तरह का, तो ये समझ तो उसकी आती है हमें। चौथा जो है, उन्होंने जो अपनी एक तो इनके मुतल्लिक बहुत सीरियस चार्जेस बहुत सीरियस हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर के उनके भी, जस्टिस मंसूर साहब के मुतल्लिक भी बड़े सख्त अल्फाज हैं, इवन जस्टिस याया के मुतल्लिक उन्होंने इनकार कर दिया और एक तो मुझे जस्टिस अमीनुद्दीन को लाना पड़ा, वो चले गए थे, अवेलेबल नहीं थे तो वो लाना पड़ गया, और अपना कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करने के मेजर कानून ने जो जस्टिस मंसूर अली शाह का पॉइंट था कि आपको बेशक उन्होंने ये दे दिया था, मगर जिस तरीके से वो जितनी जल्दी में हुआ था तो आप टाइम ले सकते थे, उसी दिन जो है घंटों में सारा काम हो गया, और कितनी जल्दी थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा तकरीरें थीं, इतने ज़्यादा फैसले के ऊपर इनके ऑब्जर्वेशंस थी कि ये डेमोक्रेसी के उससे तशबीह दी गई थी प्रोसीजर एक्ट का और इस कमेटी को डेमोक्रेटाइज करने के हवाले से। तो अब जब ये किया गया कि बिल्कुल उनको आके अपनी मर्ज़ी का लगाना, वह पिछलों में भी यही एतराज़ किया जाता था कि उन्होंने भी अपनी मर्ज़ी का एक बेंच फिक्सिंग का एक जो है टीम बनाई हुई है, तो जब ये इसको करने की मुबैना तौर पे कोशिश की जाएगी तो समझ आती है। पर बहरहाल जो लास्टली मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने जो अपनी तारीफ़ें जज हजरात या बड़े लोग जो हैं अक्सर वो अवाम पे छोड़ देते हैं, लोगों पे छोड़ देते हैं, तारीख पे छोड़ देते हैं कि उनको जज करें, उनके मुतल्लिक फ़ैसला करें। उन्होंने अपनी जजी के दौरान ही अपनी जो तारीफ़ें की हुई हैं वो इतनी लंबी लिस्ट है, और उसमें से कुछ मैं समझता हूँ बड़ी ही सवाल आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने जमहूरियत को बहाल करने का भी अपने आप को क्रेडिट दिलवा दिया, और इंतखाबात आला किस्म के करवाने का भी क्रेडिट ले रहे हैं। ये जो पाकिस्तान के अंदर ये टोटल इस वक्त अफरा तफरी है, वो फरवरी के इलेक्शन के लेट होने, एक तो 90 दिन के वो ना इम्प्लीमेंट होना, और उसके बाद से उस इलेक्शन से ही अफरा तफरी चल रही है, मुल्क में चल रही है। साथ में उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के इस जुमले पे बड़ा एतराज़ किया कि आप कह रहे हैं कि ये आइनी बहरान है। भाई, अगर ये आइनी बहरान नहीं है तो फिर आइनी बहरान किसे कहते हैं? क्योंकि इस कमेटी के बनने से, क्योंकि बेंच फिक्सिंग का आगे बेंच फिक्सिंग के मेजर इशू एक आने हैं कि रिवीजन वाला एक है क्वेश्चन कि कहीं कोई लार्जर बैंक तो नहीं बन जाता। फिर 63 के अंदर जो बेंच बना हुआ है उसके ऊपर हमें बड़ा एतराज़ है कि डॉग जज को क्यों लगाया गया है, कैसे लगाया गया है। तो अब फिर उसके बाद ये है कि ऐन उस वक्त जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डिटेल जजमेंट दी इम्प्लीमेंट करवाने पे, और वो इम्प्लीमेंट करने से इनकार हो गया, तो इस दौरान में ये बेंच वाला मामला आ गया। तो आइनी बहरान तो है, इसकी वजह से एक मसला तो है। और ये कहना कि इस वक्त आइनी बहरान नहीं है मुल्क में, कि जबकि पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी वर्सेस इलेक्शन कमीशन हो गया है, तो ये पता नहीं, ये तो आंखों पे पट्टी बांधने वाली बात है अपने। तो ठीक है, अभी कुछ देर में हमारे गेस्ट हमारे साथ होंगे, लेकिन आमिर साहब ये जो ख़त आप बता रहे हैं और इसके अंदर जो 11 वजूहात उन्होंने तरतीब दी हैं, उसमें मेरे लिए जो बड़ी अजीबोगरीब सी एक चीज़ थी जिसको मैंने पढ़ा, उसमें उन्होंने कहा कि जी जस्टिस मुनीब जो हैं उनसे प्रॉब्लम ये भी है कि वो महज 11 बजे तक काम करते हैं, और 11 बजे काम करने के बाद वो सिर्फ जो है वो उबूरी हुक्म जारी कर देते हैं। ये खत में लिखने वाली बात है, आपको कुछ चैम्बर में मैंने कहा कि बड़े ही संजीदा इल्ज़ामात हैं, बहुत सख्त इल्ज़ामात हैं। जी बिल्कुल, लगता है जिससे ये तासुर मिलता है एक के कॉन्डक्ट का। हमने भी टीवी के ऊपर ट्रांसमिशन लोगों ने देखी हुई है, और लोगों को मोरलेस अंदाज़ा है कि किसका रवैया किस तरह दुरुस्त था या नहीं था। तो ये चीफ जस्टिस साहब की है, मगर ये कह देना कि इससे ये तासुर मिलता है कि जस्टिस मुनीब जिस तरह एक तो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करते, और दो तीन चार्जेस बड़ी सख्त हैं। एक ये कि वो जो है 11 बजे उठ के चले जाते हैं और जल्दी से फारिग कर देते हैं घर जाने की, जिस तरह उनको जल्दी होती है, और फिर जो है कि पूरी वो दे के उसके बाद लटकाया नहीं, केस को लटका दिया जाता है, उसकी समाअत नहीं होती है। तो ये इस तरह के इल्ज़ामात तो बेताशा जो हैं किसी पे भी लग सकते हैं। जस्टिस साहब पे ऊपर भी बड़े लोग काफ़ी किस्म के सवाल करते हैं। तो ये अब पता नहीं, ये जो है मुझे डर ये है कि सुप्रीम कोर्ट
ऑफ इंडिया के अंदर जो है जजेस ने 5-6 साल पुरानी बात है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपने सिटिंग चीफ जस्टिस की तरफ। ठीक है। तो आज हमारे कुलीग ने इशारा भी दिया हुआ है, पता नहीं उनकी खबर है या वो ये कह रहे हैं, मगर ये इंडिया में हुआ है कि उन्होंने उस चीफ जस्टिस के मुतालिक की, और वो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली वही चीफ जस्टिस उन्होंने जो है मोदी साहब की गवर्नमेंट को ये राम मंदिर केस के अंदर भी बेनिफिट दिया, उनके वजीर अमित शाह को भी बचाया, और भी बेंच फिक्सिंग के इल्ज़ाम थे, और बाद में रिटायरमेंट के बाद वो राज्यसभा उनकी जो सेनेट है उसके मेंबर बन गए। अच्छा। सो ये मुझे लगता है कि ये तस्वीरें शायद दिखा रहे हैं कि ये वहाँ भी यहाँ भी कुछ सूरत हाल ऐसी तो नहीं जो आपने बताइए, मैं भी जिक्र किया कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो भी यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। हाँ। क्योंकि ये मामला जो हैं आप देखें, एक तरफ वैसे ही सियासी अदम इस्तेहकाम है मुल्क में, जिसकी वजह से मईशत वो है, तो उसके अंदर हम उम्मीद करते हैं कि तमाम निगाहें जो जाती हैं, तो चलो पॉलिटिशियनों से, सहाफ़ियों से तो शिकायतें रहती हैं, जजों का जो है उनका कॉन्डक्ट वो बड़ा अहम, तमाम लोगों की नज़रें फिर जजेस के ऊपर होती हैं कि ये जज हजरात जो हैं ये मुल्क को इस बहरान में से निकालेंगे। इनसे हम उम्मीद करते हैं कि उम्र के इस हिस्से में, इस सीनियरिटी के अंदर एक बड़ा एक मुदब्बराना इनका रवैया होना चाहिए। हाँ। मगर जब ये खत आते हैं, जिस तरह आपने कहा, बच्चे भी इस तरह के खत नहीं लिखते कि जो जिस तरह का किया जा रहा है, और अभी ये नहीं पता कि लास्ट ऑफ द सीरीज है कि आगे, और इसके मुझे शक है कि इसके अंदर जो है जिस तरह के इल्ज़ाम जिस तरह हमने कहा खासतौर पर जस्टिस मुनीब के ऊपर लगाए गए हैं, तो उनको जवाब तो देना पड़ेगा। तो ये बस ये अब ये चल रहा है, और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अभी जो है इनकी पता नहीं, अब ये फिर शक करता है कि इनको ये यकीन है कि इन्होंने जाना ही नहीं है, वरना इंसान जिसके 1 महीना रह गया वो बाकी वो कहता है कि अपनी लेगेसी, अपनी मिरास के लिए ज़रा ज़्यादा संजीदा होते हैं। मगर ये जस्टिस फायज़ ईसा क्या कहा जाए, लेकिन जस्टिस फायज़ ईसा ने यह भी तो कह दिया आमिर साहब कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं है मुझसे सवाल पूछने का कि मैं किस जज को ला रहा हूं और कौन जा रहा है। चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद है, माहिर कानून बैरिस्टर फैसल सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सिद्दीकी साहब, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी फैसल सिद्दीकी साहब, ये जो जजेस की खतो किताबत है आपस में, ये किस तरफ जा रही है? जी सैडली आपको आवाज आ रही है मेरी? ये अब एक जी आ रही है जी। सैडली ये जो है एक अब कोल्ड वॉर से अब एक हॉट सिविल वॉर में तब्दील हो गई है, और सैडली मेरा ये ख्याल है कि इसका कोई रेजोल्यूशन या कॉम्प्रोमाइज़ अब पॉसिबल नहीं है, ख़ास तौर पे काजी साहब के इस जवाब के बाद। एंड वन ऑफ द ग्रुप ऑफ जजेस विल नाउ प्रिवेल एंड दैट विल बी द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, अच्छा। मगर इसके बाद फिर जब इतने संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं, तो फिर ये मेरा ख्याल है ये वाजिब ही ऑलमोस्ट हो जाता है कि जिन जजेस पे ये लगाए गए हैं, तो ऑलमोस्ट 3 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस के नाम के हवाले से काफ़ी चीज़ें हैं, जस्टिस मुनीब के तो बहुत ही संगीन इल्ज़ाम हैं, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। ये भी अब इम्कान है इस बात का? देखिए मेरे ख्याल में कि 3 तो ऑब्वियस हैं जिनके बारे में मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए हैं। मुनीब साहब के ऊपर तो अगर आप देखें तो इट्स लाइक अ चार्ज शीट फॉर मिसकंडक्ट। इट्स नॉट सिंपली कि उनको कमेटी में क्यों नहीं शामिल किया गया, उनको तो रियली एक मिसकंडक्ट की चार्ज शीट इशू कर दी गई है, विच इज़ वेरी सैड एंड आई थिंक इट्स कम्प्लीटली इलीगल। दूसरे जो ऑफ कोर्स जो चीफ जस्टिस साहब बनेंगे अब, जस्टिस मंसूर अली शाह, उनके ऊपर भी काफ़ी संगीन बातें की गई हैं। जैसे अगर आप सेकंड लास्ट पैराग्राफ में पढ़ें तो दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि आप ये नैरेटिव क्यों फैला रहे हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। ये बड़ी सीरियस बात है कि जिस तरह एक फ्यूचर चीफ जस्टिस कोई फॉल्स नैरेटिव फैला रहा है। फिर ऑफ कोर्स जस्टिस याया अफरीदी के बारे में बातें की गई हैं कि एज इफ वो अपनी ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी से भाग रहे थे। पहले कहा गया कि मैंने उनको तलाश करने की कोशिश की तो वो मौजूद नहीं थे।
फिर कैजुअली उनसे पूछा गया आते जाते में कि आप शामिल होंगे, तो उन्होंने इनकार कर दिया। आई मीन, knowing Justice Yahya Afridi, I mean, he is one of the most formal judges I have come across in my career, and I cannot imagine कि इस किस्म का behavior उनको attribute किया जा सकता है। लेकिन इनके अलावा कमोबेश हर जज के बारे में इसमें इल्ज़ामात हैं। जैसे ये कहना कि मैंने इनकरेज किया कि लोग छुट्टी पे ना जाएं, तो वो उन सारे जजेस को अक्यूज़ कर रहे हैं कि आप काम नहीं करते क्योंकि आप छुट्टी पे चले गए। फिर उन्होंने कहा, मैंने अपने जजेस से कहा जजमेंट्स टाइम पे लिखें, तो इट सीम्स दैट ही थिंक्स दैट उनके अलावा सब जजेस जजमेंट डिले करते हैं। फिर क्या नाम है, ये कुछ जजेस हैं जो लाहौर में रहते हैं, तो उनको स्पेसिफिकली उनके हवाले से कहा गया है, और जिसमें एक ऑनरेबल फ्यूचर चीफ जस्टिस खातून भी हैं कि जी मैंने उनसे कहा आप सैटरडे को भी काम करें, क्योंकि कुछ जजेस जो लाहौर में रहते हैं वो फ्राइडे को चले जाते हैं। तो दिस इज़ नॉट सिंपली अगेंस्ट जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या अफरीदी। दिस इज़ अ चार्ज शीट इन सम वे अगेंस्ट nearly a lot of the judges, most of the judges of the Supreme Court, and it's a very sad thing that this is not come from some government authority but the head of the judiciary. जी, आपने एक जुमला कहा कि ये चार्जशीट है ख़ास तौर पे जस्टिस मुनीब अख्तर के, तो क्या इस बात का भी फिर इम्कान हो सकता है कि उनको ये इसी चार्जशीट को फॉर्मल तरीके से कहीं जुडिशल काउंसिल के अंदर पेश किया जाए, क्योंकि माजी में ये भी होता रहा है और वहाँ भी हमने देखा किस तरह के वहाँ ऑलमोस्ट पॉलिटिक्स ही होने लग पड़ी है। नहीं, मेरे ख्याल में ये नहीं होगा, क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को मालूम है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स इतनी जल्दी नहीं ख़त्म हो सकती एक महीने में। मेरे ख्याल में एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाएगी। देखिए, मुझे ये लग रहा है कि ये चार्जशीट जो 11 पॉइंट्स हैं जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ, आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट, सम ऑफ देम आर हिलेरियस इफ नॉट कम्प्लीटली इलीगल। तो मेरे ख्याल में बैकअप स्ट्रैटेजी मुझे ये लगती है कि देयर आर पिटिशंस पेंडिंग और ए पिटिशन पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग के जस्टिस मुनीब अख्तर हो गए और जजेस हो गई, जस्टिस आयशा मलिक हो गई, इनकी आउट ऑफ सीनियरिटी एलिवेशन हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। आई थिंक यू माइट सी अ रिवाइवल ऑफ दैट पिटिशन, और उस पिटिशन की हेयरिंग में मुझे बहुत खदशा है अगर वो रिवाइव होती है कि ये लेटर प्रोड्यूस होगा टू ऑल्सो शो कि नॉट ओनली दैट हिज अपॉइंटमेंट वाज रॉन्ग बट ही वाज गिल्टी ऑफ एलिज्ड मिसकंडक्ट। एक और जो है, क्या ये इत्तेफाक ही है कि ऐसे वक्त में जबकि एक आइनी तरमीम लाई जा रही है जिससे कि पूरा एक जो है आइनी ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर को नज़र आता है कि सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, और जिसमें मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जो है उसके इख्तियारात और उसकी वक़्त बहुत कम हो जाएगी और नए आइनी अदालत को लाया जा रहा है। ऐसे ही मौके पे जो ये सुप्रीम कोर्ट जिस तरह की रह गई है, पूरी जिस तरह आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये अटैक है, इसमें कोई सिर्फ 2-3 चीफ जस्टिस मुस्तकबिल के नहीं हैं, तभी सभी के ऊपर है कि वो इनके अलावा अपनी जितनी तारीफ़ें की हुई हैं उतनी ही उनकी बदतारीफ़ियाँ की गई हैं। देखिए, ये भी बड़ी सैड चीज़ है कि नज़र ये आता है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये कोई आपस में मिल के ये काम कर रहे हैं, लेकिन आपको ये ज़रूर नज़र आता है कि जो करंट ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं, काजी फाइज ईसा साहब, उनके कॉमनैलिटी ऑफ व्यूज़ हैं विद दी करंट गवर्नमेंट, और वो कॉमनैलिटी ऑफ व्यूज़ इतने ऑब्वियस हो गए हैं अब
कि एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जो है डिज़ाइन किया गया है ताकि उनको किसी तरीके से सस्टेन किया जाए, या तो सुप्रीम कोर्ट में या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। फिर वो इससे भी ऑब्वियस है कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग स्टांस था इस गवर्नमेंट का अबाउट रेगुलेटिंग या रिड्यूसिंग द पावर ऑफ द चीफ जस्टिस टू कॉन्स्टिट्यूट बेंचेस, वो रिवर्सल है। और ये चीफ जस्टिस के अपने व्यूज़ जो थे कि मैंने डिसेंट्रलाइज कर दिया अपना पावर, उसका भी रिवर्सल है। एक ऑर्डिनेंस आ जाता है ओवरनाइट, और ओवरनाइट जो डिसेंटिंग जज है जस्टिस मुनीब साहब, उनको डीसीट कर दिया जाता है। जो दूसरे डिसेंटिंग जज हैं जस्टिस मंसूर साहब, वो ख़त लिखते हैं तो उसका आप देख लीजिए कि किस किस्म का जवाब आता है, विच इज़ बियॉन्ड विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑल सेंस ऑफ डिसेंसी। तो आपको नज़र आ रहा है कि एक कोई कॉमनैलिटी ऑफ व्यूज़ तो एटलीस्ट है बिटवीन द करंट चीफ जस्टिस एंड द गवर्नमेंट। और ये होते हैं कि लोग एक ही चीज़ में बिलीव करते हैं। मैं वो टर्म तो नहीं यूज़ करना चाहता, मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन आपको बहुत सेम पेज यहाँ नज़र आ रहा है। जी, ये आप बड़े मोहतात हमेशा गुफ्तगू करते हैं जो है ठहराव के साथ, मगर हमारी मजबूरी ये है कि हमें बड़ा खुला करना पड़ता है। मगर यहाँ आसानी इसलिए हो जाती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी ये जिस तरीके से ऑर्डिनेंस आया और घंटों के अंदर वो कमेटी बन गई, और जिस तरीके से उन्होंने ये बताया कि लाजिम तो नहीं था कि आपके ये बन भी गया था, अगर कानून के आप इसको फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट भी कर देते तो वो तो क्लियरली उसके शवाहिद भी मिलते हैं। और उसके बाद जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि आइनी बहरान क्रिएट का नैरेटिव बनाने का जो ना इल्ज़ाम मंसूर अली शाह साहब पे लग गया है, तो ये आइनी बहरान नहीं है तो और क्या है जो इस वक्त सूरत हाल है? बस जी, बहुत दुख की बात है कि आई नेवर थॉट इन माई लाइफ टाइम आई वुड सी 97 बीइंग रिपीटेड अगेंस्ट, वेयर चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने भी इस किस्म का सेल्फ राइचियस एटीट्यूड अपनाया था, और उन्होंने इंस्टीट्यूशन की इंटेग्रिटी के बारे में नहीं सोचा था, और फिर सुप्रीम कोर्ट डिवाइड हो गया। देखिए, मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर इसलिए रखता हूं क्योंकि अल्टीमेटली ही इज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, द बक स्टॉप्स विद हिम। जब बंदियाज साहब का दौर था तो मैंने उस वक्त भी अपने रिटन पीसेस में ये लिखा था कि गलती किसी की भी हो, किसी और जज की हो, इट इज अल्टीमेटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टू रिजॉल्व दीज इशूज। वो अपना ब्लेम शिफ्ट नहीं कर सकता। लेट अस प्रिज्यूम के और जजेस की भी गलती है, जस्टिस मुनीब की भी गलती है, जस्टिस मंसूर अली शाह। द बक स्टॉप्स विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव गिवन द कस्टडी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टू हिम, एंड इफ एनी डैमेज अकर्स टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अल्टीमेटली इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने जो अभी कहा थोड़ी देर पहले कि ये जो हॉट सिविल वॉर अदालत के अंदर हो रही है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जीतेगा, तो फिर आपने 97 का जस्टिस सज्जाद अली शाह वाला हवाला दिया। उस वक्त जो हालात डिफरेंट थे कि सज्जाद अली शाह साहब इसलिए भी हार गए कि उस वक्त की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट भी उनके ख़िलाफ़ थी और साथी जजेस भी ख़िलाफ़ थे। आज जबकि ऐसी सूरत हाल नहीं है कि चीफ जस्टिस के साथ जो है, जिस तरह आपने कहा, हुकूमत का सेम पेज नज़र आ रहा है और साथी जजेस भी मुनक़सिम हैं, तो फैसला फिर आप किस तरह ये उम्मीद रख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जीतेगा? मेरे ख्याल में ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो है वो एक बुनियादी गलती कर रहे हैं। वो ये है कि जो लोग अभी उनके साथ हो सकता है कॉमनैलिटी ऑफ व्यू हो और खुदा ना खास्ता सेम पेज हो, मेरी नज़र में ये 26 नवंबर तक लास्ट करेगा, एंड देन आफ्टर
the commonality of views have served their purposes, he will be abandoned. ये आपने, मैं पहले शख्स हैं जो ये कह रहे हैं कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हेड नहीं बनाया जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुके हुए हैं, वरना यहाँ तो ये पूरा आपको पता है तैयारी तकरीबन हो ही चुकी है आईनी उसकी। आप और हम या कोई और कई लोग चाहे उससे जितना मर्जी डिसएग्री करें, पर वो तो तुले हुए हैं करने पे, और उसके इंतजाम नंबर्स के हवाले से 63 के का केस, फिर ये रिवीजन वाला केस जो है, सब उसी तरफ ही जा रहे हैं। तो ये आपकी सिर्फ कंट्रोवर्शियल होने की वजूहत है या और भी कोई रीजंस आप समझते हैं? देखिए, ये पॉलिटिकल एलीट जो ये खेल खेल रही है सुप्रीम कोर्ट के साथ डिवाइड एंड रूल का, ये बहुत शातिर लोग हैं। इनको मालूम है कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चाहिए तो हमें एक अनकॉन्ट्रोवर्शियल हेड चाहिए होगा। हमें दोनों चीज़ें नहीं मिल सकती, या तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मिलेगा जिससे हम सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करेंगे, और या हम काजी फाइज ईसा साहब को किसी फॉर्म में रख सकते हैं। आई थिंक दे विल चूज द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। मेरे ख्याल में ये पूरी अपनी कोशिश करेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दें। फिर आप देखिएगा कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जो अल्टीमेटली आएगा उसमें एज कम कर दी जाएगी ताकि काजी साहब को एलिमिनेट किया जाए एज अ कैंडिडेट, और फिर अल्टीमेटली जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाएगा, अगर ये बन जाता है तो उसमें काजी साहब का अपॉइंटमेंट नहीं होगा। सैडली द ऑनरेबल चीफ जस्टिस इज नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। ही इज रिस्किंग हिज एंटायर लेगेसी एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, थिंकिंग कि शायद ये अपने मुल्क को और सर्व कर सकते हैं 26 अक्टूबर के बाद। I don't think anyone will let him serve. He's become too controversial. He has to realize जिंदगी में इंसान को समझना चाहिए कि when one's time is up, he has played his inning. Now he should hand over and he should look back on his legacy. पर आपको लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अब एक इनएविटेबल है, या हमारे पास कोई या किसी के पास भी कोई लीगल रिकोर्स है मौजूदा जजेस के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास इस वक्त? मैं मिसाल आपके ज्वाइन करने से पहले दे रहा था कि यहाँ कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे आ गए थे अपने चीफ जस्टिस के बारे में। हाँ। यहाँ भी कुछ ऐसा होने जा सकता है? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो बहुत बात आगे बढ़ गई है। अब तो जजेस इस किस्म की बातें ख़तो किताबत में लिख रहे हैं जो किसी नॉर्मल टाइम्स में नहीं होना चाहिए। और देखिए, इसमें सारी दुनिया में जजेस जो हैं डिसएग्री करते हैं, बट डिसएग्रीमेंट डज नॉट मीन दैट यू शुड बिकम डिसएग्रीएबल। यूएस सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में कहा जाता है कि दे आर 9 स्कॉर्पियंस trapped in a bottle. They are always fighting among themselves. But वो झगड़े में कुछ level of decency होती है और institutional interest देखा जाता है। तो मेरे ख्याल में ये पूरी कोशिश करेंगे कि ये किसी तरीके से constitutional amendments पास कर दें, और इसमें पहली जो ईंट रखी जाएगी वो 30 सितंबर को आर्टिकल 63A का केस लगा हुआ है, जिसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया जजमेंट और जो डिसेंटिंग पीटीआई या स्लैश सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट्स है पीटीआई के, उन्होंने अमेंडमेंट्स के लिए वोट डाल दिया और वो फिर काउंट हो गया, तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर सुप्रीम कोर्ट पे आएगी। बट मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज नहीं पास हो पाएगा, क्योंकि देयर इज़ टू मच ऑपोजिशन अमंग लॉयर्स। लीडरशिप को भूल जाएं, दे आर ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज्ड, बट देयर इज़ टू मच ऑपोजिशन अमंग लॉयर्स। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन अमंग सिटिंग जजेस बोथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, एज वेल एज मेरे ख्याल में अवाम में बहुत एंगर है। उसका एक आपको रिफ्लेक्शन 8 फरवरी को नज़र आया था, और अगर इन्होंने पास करने की कोशिश की
और अगर हो भी गई तो उसका एक आपको रिफ्लेक्शन स्ट्रीट्स पे नज़र आएगा लोगों का, जो 8 फरवरी की तरह रिफ्लेक्ट करेगा। जी, आगे भी हम बात कर रहे थे कि मंसूर अली शाह साहब के आईनी बहरान कहने पे बड़ा इतराज़ था, पर आज जो ये इलेक्शन कमीशन ने मज़ीद जो है अमल दरामद करने से इनकार कर दिया है और कहा है जनाब पार्लियामेंट हमें गाइड करें, और एक बहाना ही है, तो ये अब आईनी बहरान ही है, ये किधर जाएगा मामला? देखिए, अक्टूबर के महीने में इसका फैसला हो जाएगा, और अगर चीफ जस्टिस साहब का जो व्यू है कि आईनी बहरान नहीं है और पाकिस्तान में तो अमन है, और सिर्फ ये जस्टिस मंसूर अली शाह है और यूट्यूबर्स हैं जो ये फैला रहे हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, तो फिर अगर वो प्रिवेल कर जाते हैं तो मैं तो यही कह सकता हूं कि यू विल हैव पीस, बट इट विल बी पीस ऑफ द ग्रेवयार्ड। ऑन द अदर हैंड, आई होप कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को रियलाइज होता है कि ही इज स्टैंडिंग ऑन अ क्लिफ, एंड ये ना समझें कि वो क्लिफ इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिज कैरियर, इट इज अ वेरी लॉन्ग वे डाउन। तो प्लीज मैं तो इल्तिजा करूंगा कि the transition should take place not on 26 but before that, and in some form informally जो है he should give way to the collective wisdom of at least the 5 senior judges, the first 5 senior judges of the Supreme Court। वो भी जो भी फैसला करें कि अगले महीने में क्या होना है, ये डिफ्यूज करने का तरीका है। लेकिन ये जो बैटल है बिटवीन द करंट चीफ जस्टिस एंड द फ्यूचर चीफ जस्टिस, ये डिटरमिन करेगी जी कि वो इलेक्शन कमीशन इज द साइड शो। जो ग्रुप ऑफ जजेस प्रिवेल करेंगे वो आप देखिएगा 26 अक्टूबर के बारे में वो कहेंगे जी सर, जी सर, जी सर। तो ये मुझे वैसे हंसी आ गई आपके इस जुमले पे कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो बड़े, मतलब ये नहीं कि वो आने वाले हैं तो तारीफ़ें मैं कर रहा हूँ, बड़े मगर मुदब्बर अपने रवैये से माने जाते हैं। आपने कहा उनको यूट्यूबर्स को इकट्ठे मिला दिया, एक ब्रैकेट में डाल दिया है। मगर मैंने दोबारा रिपीट करता हूँ कि कोई ये मौजूदा जो जजेस हैं इनके पास कोई रिकोर्स है, लीगल रिकोर्स है कि ये आईनी जो शिक ला रहे हैं, तरमीम ला रहे हैं, नया कोर्ट बनाने जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए? जी, मेरे ख्याल में व्हाट यू विल सी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर कि जिस तरीके अगर ये ऑब्वियस होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पैकेज 26 अक्टूबर से पहले पास करना चाहते हैं, तो यू विल हैव प्रीएम्प्टिव चैलेंजेस टू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन द सुप्रीम कोर्ट। मेरी नज़र में उसको करंट कमेटी जो है या सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्रार है वो ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे बाय रिटर्निंग इट एज बीइंग नॉट मेंटेनेबल। लेकिन मेरे ख्याल में आप देखिएगा कि हमेशा जब कोर्ट के अंदर रेजिस्टेंस होती है तो रास्ते निकलते हैं, पिटिशंस विल बी एंटरटेन्ड, एंड दिस चैलेंज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट even before it is passed will end up before a bench of the Supreme Court। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल सिद्दीकी साहब का आपका कि आपने बड़ी एजुकेटिव गुफ्तगू फरमाई। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच फैसल सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ मजीद बात करेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो भी ज़ेर बहस रहेगी। आप हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी पर बात होगी, सियासत के ऊपर भी बात होगी और ख़ासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक लाजमी तौर पे बात होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी एक डेलीगेशन की मुलाकात हुई है, मखसूस नशिस्तों का भी मामला है, कोई एहतजाज और जलसे जुलूसों वाली सूरत हाल है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा तैमूर झगड़ा साहब मौजूद है। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी झगड़ा साहब, ये मुतजाद किस्म की हमें खबरें आ रही हैं। एक तरफ तो जो है डयाला से ये पैगाम आता है कि जी किसी किस्म की बात नहीं होगी, फिर रऊफ हसन साहब को हटा भी दिया जाता है, पर फिर शाम में ये खबर आती है कि पिंडी का जलसा कैंसिल कर दिया गया है। तो लड़ना है या सुलह करनी है? पहली चीज, क्राइसिस में मुतजाद किस्म की बयानात ही आते हैं और क्राइसिस पीटीआई की वजह से नहीं है। जिनकी तरफ से है, जिनकी वजह से है, वो अपने फायदे को मुल्क के मफाद के ऊपर रख रहे हैं। दूसरी चीज, मेरे ख्याल में जो रोल रऊफ हसन साहब ने प्ले किया है ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, पिछले 2 साल में, तो उनकी जो है वो तारीफ करनी पड़ेगी। एंड व्हाट ही हैज बीन थ्रू, जो उनके साथ हुआ है एक और ऐसे इंसान के साथ जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वन वे और द अदर पाकिस्तान की खिदमत की है, तो वो कंडेम करना मांगता है रऊफ हसन साहब को। किसी ऐसी वजह से जो है वो नहीं चेंज किया, पूरी पार्टी उनका रोल जो है वो अप्रिशिएट करती है। और तीसरी चीज, ये मुझे आमिर ये बताएं कि पीटीआई कैसे जो है वो तजाद चाह सकती है। मुझे बता दें कि फिलहाल अगर लोग गायब करने हो, अगर किसी की सीट्स गायब करने हो, अगर किसी की वजह से आईन गायब करना हो, पीटीआई की वजह से ही है ना। तो हमें पर्सनली, हमें पॉलिटिकली ये सारा प्रेशर बर्दाश्त करना होता है। हमें क्यों नहीं चाहिए होगा कि एक ऐसे रास्ता मिले जिसमें हमारी जिंदगियां आसान हो, लेकिन उसमें जो हमारी स्ट्रगल है आईन के लिए, कानून के लिए, इसके लिए कि जब एमनेस्टी इंटरनेशनल से यूनाइटेड नेशंस तक सबको ही जो है वो कहें कि इमरान खान का अरेस्ट जो है वो गलत हुआ है, और हुकूमत और पीएमएलएन खास तौर पे इतनी इमरान खान से डर रही हो कि वो इससे भी डरे कि इमरान खान जेल से ऑक्सफोर्ड के चांसलरशिप का इलेक्शन लड़े। तो मगर मैं इस बात से क्या हमें डरना चाहिए कि मैंने इस खबर की तफसील में पढ़ा कि आपने जलसा कैंसिल किया है, मगर पिंडी के अंदर एहतजाज की कॉल दी है। मुझे तो ये एहतजाज ज़्यादा ख़तरनाक लगता है, ख़ास तौर पे जब पिंडी हो और जहाँ पे GHQ भी हो और किसी लीडर की जिम्मेदारी भी नहीं है, ना NOC लेना पड़ता है। इट्स अ स्ट्रेटेजिक मूव। नहीं, जलसा इसलिए नहीं क्योंकि हमें जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी। पीटीआई का एहतजाज पुरअमन रहेगा, पीटीआई का एहतजाज हमेशा पुरअमन रहे। देखें, हमें किसी ने इलेक्शन के लिए कैंपेन नहीं करने दिया, एहतजाज पुरअमन था। हमसे सिंबल ले लिया, एहतजाज पुरअमन था। हमारी इलेक्शन की 2/3 सीटें छीन ली, एहतजाज पुरअमन रहा है। हमारी रिजर्व सीटें छीन ली, एहतजाज पुरअमन रहा है। और आप क्या चाहते हैं इससे ज्यादा? मतलब एक पार्टी कितना जो है, हमारे लीडर को 2 साल जेल में रखा गया है, हर कानून और हर बुनियादी इंसानी कानून तोड़ा गया है उनको अंदर रखने के लिए। हम जो है जो कर रहे हैं पुरअमन तरीके से ठीक है, लेकिन आपकी बात सही है, बिल्कुल ठीक है सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन पुरअमन तरीके से आप लोगों के सारे मामला आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे जब आपने ये कहा कि हमें पिंडी के लिए NOC नहीं मिलेगा, तो मुझे खान साहब की बात याद आ गई कि NOC मिले ना मिले जलसा तो होगा। लाहौर के अंदर भी यही स्ट्रेटेजी थी, वो तो बिल्कुल एंडिंग पॉइंट्स पे जाके NOC आप लोगों को मिल गया, सारी इजाजत हो गई। तो ये पिंडी का जलसा भी तो खान साहब ने अनाउंस किया था, फिर अब ऐसी क्या मुश्किल आड़े आई है कि NOC नहीं मिलेगा इसलिए हम जलसा नहीं कर रहे? देखिए, इस सब का एक सिंपल हल है कि इस मुल्क का वाहिद फोकस इमरान खान को जेल में किसी तरीके से रखना ना हो। एक आईन है, बड़ा लंबा आईन है और बहुत मुश्किल से बना था 1973 में। हालांकि जिन्होंने बनाया था उन्होंने ही अपने 5 साला दौर में उसी वक्त उसको तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो आईन 1973 से आज तक कम से कम इन प्रिंसिपल जिंदा। हमने सब कुछ जो है वो ट्राई कर दिया, डिक्टेटरशिप्स ट्राई कर दी, हाइब्रिड गवर्नमेंट्स ट्राई कर दी,
जो है वो एक एक पार्टी को ट्राई कर दिया। हमने एक चीज ट्राई नहीं की कि हम इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएं। अगर हम इस क्राइसिस से ये सबक सीख लें कि 2024 में जो पाकिस्तान की आज की नस्ल है जिसने दुनिया देखी है, उनको डिजिटल दहशतगर्द कहने के बजाय हम ये समझ लें कि चूंकि उन्होंने दुनिया देखी है, उनको एक अलग तरीके का मुल्क चाहिए जिस तरीके से दुनिया के कामयाब मुल्क चलते हैं। तो हम पीटीआई को भी स्पेस दे देंगे और ये समझ जाएंगे कि पीटीआई दहशतगर्द नहीं है। अगर हमारा जो दहशतगर्दी का मसला है उससे निपटने के लिए हमें दहशतगर्दों पर फोकस करना पड़ेगा, तो मुल्क आगे बढ़ेगा। ये बताइएगा, मैं बिल्कुल एक और पॉइंट पे हमारे पास क्योंकि टाइम थोड़ा, मैं 2-4 पॉइंट्स आपसे कवर करना चाहता हूँ। एक ये कि इस वक्त सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो मसला बना हुआ है वो है कि क्या ये वफाकी आईनी अदालत जो आईनी तरमीम लाना चाह रहे हैं उसके हवाले से है, और ज़ाहिर है आपकी पार्टी उसको अपोज कर रही है। कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात की जिसके बाद ये तासुर आया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि वो हक़ में हैं आईनी उसके तरमीम के, और लार्जली ये जिससे तासुर उभरा कि वो बिल्कुल हैं। आज फिर आपकी पार्टी की सलमान अकरम राजा साहब उनसे मिले, हामिद साहब मिले, तो फिर ये उनसे उम्मीद लगा के जो आप बैठे हुए हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुस्बत कि नहीं मौलाना को आप मना लेंगे, हमें तो कुछ उल्टा लगता है कि मौलाना जा चुके। देखिए ऐसे है कि इस आईनी तरमीम के पास उनके पास नंबर नहीं है। अगर होते तो ये 63A का केस ना लगता, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ना बदलता एक ऑर्डिनेंस के थ्रू, ये पूरे सुप्रीम कोर्ट में इतनी ज्यादा कशीदगी पैदा करने की कोशिश ना होती। मौलाना साहब हमारे साथ हों या ना हो, उनके पास नंबर नहीं है। इसके अलावा कि ऐसी असेंबली की कानूनी हैसियत ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी तरमीम कर ले, और इसके अलावा कि ऐसी तरमीम इस तरीके से होती ही नहीं है। इतनी बड़ी तरमीम जो कि पूरे आईनी ढांचे को चेंज कर ले, किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क में उससे पहले रेफरेंडम हो, उससे पहले पब्लिक डिबेट हो, असेंबली में भी इंट्रोड्यूस होने से पहले। ये नहीं कि रात के अंधेरे में कोशिश की जाए जो MNAs पीटीआई के अगवा हुए हों, जिनकी फैमिलीज अगवा हुए हों, उनको गिनने की कोशिश की जाए और उसकी बुनियाद पे मुल्क का आईन चेंज किया जाए। नियत का तो वहां से पता चल जाता है ना। मुखालफत तो हम इसलिए कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार स्टांस लिया है, वो स्टांस पे बरकरार रहेंगे। सलमान अकरम राजा साहब ने आज उनसे मुलाकात की, लेकिन ये मैं आपको आप क्योंकि फाइनेंस भी जी कंप्लीट कर लें बात, उनके पास ये नंबर्स नहीं है। और चले नंबर ये वो जिस तरह आपने कहा कि मौलाना के अलावा भी वो 2-3 और भी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह 63A का है और केसेस की रिविजन्स के ज़रिए या कटाकट रोज़ की एक आधी विकेट गिरा लेते हैं वो आपकी। तो मगर मैं चाह रहा हूँ कि आपसे ज़रा IMF का भी पूछ लूँ कि वहाँ बड़ी लुटियाँ डाली जा रही हैं कि जनाब वो हमें वो मिल गया, माहिदा हो गया है और हंकी डोरी, एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी। मगर साथ में ही हमने कल ये हारून शरीफ साहब ने हमारे प्रोग्राम में ये जिक्र किया था कि ये जो डाल रहे हैं कि जी कमर्शियल बैंक से 11% के ऊपर इन्होंने जो लोन लिया, और ये कहा कि IMF की मजबूरी है कि एज इफ ये तासुर दिया गया कि उनका प्रेशर है। वो अब ये खबरें आ रही हैं कि वो कह रहे हैं जनाब हमने बिल्कुल नहीं कहा था, हमें क्या आप इतने महंगे जाके लोन लें। क्या कहेंगे ओवरऑल IMF एंड दिस इशू? इस पे मुझे 2 मिनट दे दें क्योंकि ये बड़ा जरूरी इशू है। यहाँ पे जरा लेट्स बर्स्ट देयर बबल, और PMLN वालों की तरह या पीपल्स पार्टी वालों की तरह हम नहीं है। ये मैं ब्लैक एंड व्हाइट में कह दूंगा कि IMF का मुआहिदा हमारे लिए जरूरी था, लेकिन ये कोई भंगड़ा डालने की बात नहीं है। क्या है भंगड़ा डालने की बात? कि आज जो है वो इंटरेस्ट रेट या महंगाई, शरह महंगाई वही 12-13% पे आ गई है, जिसपे जो PTI के दौर में थी तो ये महंगाई मार्च कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया था। तो खुद 40% पे लाके वापस अब वो शरह महंगाई 13% पे आई है, कोई कीमतें तो कम नहीं हुई। तो मतलब कि जो गरीब आदमी का, मिडिल क्लास का की जो कुव्वत खरीद आदी हुई है,
ये भंगड़ा डालने की बात है। या लेट्स से जो पाकिस्तान के बड़े मसले हैं, जो हमारे पास कभी फॉरेन एक्सचेंज नहीं होता, 10 अरब डॉलर के रिजर्व नहीं है, और उस 10 अरब डॉलर के रिजर्व ना होने में 12 अरब डॉलर चीन के, सऊदी अरेबिया के और यूएई के पड़े। उसके बावजूद हमें 1 अरब डॉलर का कर्जा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से 11% पे लेना पड़ता है, डॉलर का कर्जा, जो कभी तारीख में नहीं हुआ। ये भंगड़ा डालने की बात है। या फिर इसके अलावा मैं ये कहूं कि अखराजात हमने कम करने हैं, IMF कहता है अखराजात कम करो, तो पार्लियामेंट के तो नहीं कम हो सकते, PMLN की MNAs की स्कीम्स तो नहीं कम हो सकती, ग्रेड 22 के बाबुओं की तनख्वाहें तो 40% ज्यादा करनी है। तो क्या करना है? टैक्स बढ़ाना है। किस पे बढ़ाना है? वही छोटा सा तनख्वाहदार तबका जो पहले से दे रहा है। पाकिस्तान में ये बताइए कि एक हमारे पास टाइम में दूधा क्योंकि, तो मैं जानना चाहूँगा कि जो उनके साथ जो एग्रीमेंट्स किए गए हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं, उसमें 2-3 शिकें तो ये हैं जिसके अंदर सूबों के साथ के बिहाफ पे इन्होंने कमिटमेंट्स की हैं। पहले भी इन्होंने एक कहा कि जी पता नहीं 2800 अरब का जो है प्रोविंसेस से दिलवाएंगे, और KP की हुकूमत की तरफ से आया कि जनाब हम बिल्कुल भी ये पैसा नहीं देंगे। तो आपके बिहाफ पे जो कमिटमेंट्स हो गई हैं तो आपसे शेयर की गई हैं, और अगर नहीं भी की गई तो क्या ऐसा माहौल आप समझते हैं जिसके अंदर कि आप भागे भागे इस्लामाबाद जाएंगे और कहेंगे जी हम हाजिर हैं? नहीं, मैं KP गवर्नमेंट का तो ऑफिशियली रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, लेकिन मैं आपको 2-3 हकीकतें बोल उसमें। ये जो सूबे के सरप्लसेस देते हैं, KP तो छोड़े, सिंध पंजाब नहीं छोड़ता, सिंध तो अपने बजट में नहीं छोड़ता, वो तो देते खसारे का बजट है। जब आपका बजट जो असेंबली से पास हो जाएगा खसारे का होगा, तो जो आप IMF को लिखत पढ़त देते हैं कि 200 अरब का सिंध जो है वो सरप्लस छोड़ेगा, कैसे छोड़ेगा आमिर? IMF वाले आंधे तो नहीं है कि वो देखते हैं कि बजट में उनका 30-40 अरब रुपए का खसारा है, उनको कागज में लिखा गया है कि 200 अरब रुपए का सरप्लस वहां से जोड़ेगा। पंजाब वाले जो है उनको 600-650 अरब रुपए के सरप्लस का टारगेट दिया है, और उल्टा वो बजट के बाद जो है वो 100 अरब रुपए की जो है वो बिजली में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो है वो स्कीमें इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे आपका पूरा नेशनल फेडरल सेटअप जो है वो खराब होता है। फिर IMF से ही उनको जो है वो दे गेट अ रैप ऑन द हैंड कि यू आर बीइंग अ नॉटी बॉय अगेन। इसलिए तो वो आपको कहते हैं कि जाके कर्जा, वो ठीक कह रहे हैं, उन्होंने तो नहीं कहा कि 11% कर्जा लो, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि यार हमें अपने नंबर्स दिखाओ, हमें आप पे एतबार नहीं है। क्या एतबार होगा कि 6 महीने उनको PMLN ने मिफ्ता इस्माइल साहब ने किया कि आप जो है वो हमारा प्रोग्राम सेट कर लें। जिस दिन वो प्रोग्राम सेट हो गया उनको आउट कर दिया। मैं सुन रहा था हामिद कि शहबाज शरीफ ने जो है, ये वैसे बड़ी क्लासिक चीज है, शुक्रिया अदा किया है किसका, एक सिपा सालार का, और एक उन्होंने शुक्रिया अदा किया है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब का। ये औरंगजेब साहब बैठ के सोच रहे होंगे कि गालियां मैं खाता हूं, मेहनत मैं करता हूं, लेकिन मेरा जिक्र ही नहीं होता इसमें। तो मेरे ख्याल में एक ही चीज ये IMF की डील जिस तरीके से हुई है वो गारंटी करती है, और वो ये कि 3 साल बाद हम दोबारा IMF के पास बैठे होंगे, और उस वक्त ये गंद अभी से भी ज्यादा बुरा होगा ठीक करने का। ये औरंगजेब साहब जो हैं उन्होंने मेरे ख्याल आंखें खुली रखते हुए ये नौकरी कबूल की है, मगर अब वो जो कमिटमेंट भी कर रहे हैं और ये दावे भी कर रहे हैं कि हम बड़े लार्ज स्केल रिफॉर्म्स करेंगे, तो आपको वो माहौल नजर आता है? वी जस्ट हैव 1 मिनट क्विकली। ट्रेडर से ये भाग गए, कोई एक मिनिस्ट्री खत्म करने के बजाय इन्होंने पूरा SIFC डिवीजन जो है वो खोल दिया, अपने अखराजात ज्यादा कर दिए। आज 45 गाड़ियां ली गई हैं, 45 करोड़ रुपए की होंडा सिविक्स ली गई हैं काबीना के लिए। मुझे ये बता दें कि जिस हुकूमत के पास पॉलिटिकल कैपिटल ना हो तो वो मुश्किल रिफॉर्म दुनिया में कहीं कर सकती है, और जब इतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी हो जो पाकिस्तान में, तो कोई जो है वो रिफॉर्म हो सकता है। यही तो अफसोस की बात है कि ये लोग गद्दारी का लेबल हर किसी पे लगाते हैं, लेकिन अपना इक्तिदार, अपने फैमिलीज का इक्तिदार बचाने के लिए
ये पूरे मुल्क को दाव पे लगाने के लिए तैयार है, आईनी सिस्टम को दाव पे लगाने के लिए तैयार है, सुप्रीम कोर्ट को दाव पे लगाने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह इनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। चलिए वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया तैमूर झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। जाते जाते आमिर साहब 15 से 20 सेकंड है। $1 अरब मरियम बीबी ने कहा है कि कमाया जा सकता है कि जो झींगों की फार्मिंग हो रही है। जी ये झींगों बड़ी अच्छी बात है कि वो ये कह रही हैं और ये हो रहा है, पर मैं 3-4 साल से ऐसे काफ़ी दोस्तों को जानता हूँ झींगे की फार्मिंग पंजाब के अंदर कर रहे थे। ये पहले हुकूमतों को पहले ख्याल नहीं आया कि क्रेडिट ले लें, मगर मैं क्विकली जरूर कह दूँ आज का जो टेक अवे जो था ना, वो फैसल साहब की 2-3 बातें। एक तो उन्होंने कहा कि जो हॉट सिविल वॉर जो चल रही है जो है ना सिविल वॉर, उसका उन्होंने कहा जी ये मुझे ये आईनी तरमीम होते हुए नज़र नहीं आ रही। और दूसरा उनको बहुत ज़्यादा ये उम्मीद है, वो बड़े ही बाखबर आदमी हैं, बाखबर तरीन पाकिस्तान के वकीलों में मैं उनको मानता हूँ कि ये रिएक्शन एक आएगा अदलिया की तरफ से और ये तमाम जो मामलात किए जा रहे हैं अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ही जीतेगी। और इन सिंपल वर्ड्स काजी फायज ईसा साहब जो है वो आईनी अदालत के सरबराह नहीं बनाए जाएंगे। ये फैसले सिद्दीकी साहब की बहुत बड़ी खबर है जो उन्होंने दे दी है। लेट्स होप, देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स हमारे सामने आती। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, देखने वालों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।